भौतिक घटना। ये घटना उन घटनाओं में से एक है जिस पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन यही सच है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति की आप बीती सुनेंगे जो अनजाने में एक ऐसे आदमी के साथ सफर कर रहे थे जिसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके नाना जी के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना 1982 की है और ये मेरे नाना जी के साथ हुई थी। उस समय नाना जी का परिवार पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गांव मधुपुर में रहता था। नाना जी गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति माने जाते थे, जिन्होंने पुश्तैनी अमीर होने के वजह से गांव के लोगों के लिए वो किसी सहारे से कम नहीं थे। जो भी मुश्किल में होता, नाना जी उनकी मदद करते थे। उन दिनों गांव में बिजली का कोई ठिकाना नहीं था। खास करके बारिश के मौसम में गांव के आसपास के रास्ते कीचड़ और दलदल से भर जाते थे। उस समय नाना जी की उम्र लगभग 50 साल के आसपास की थी और वो अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में आसपास के कस्बों में जाया करते थे। ये घटना भी ऐसे ही एक व्यापारिक दौर से लौटने की समय की है। नाना जी पास के एक कस्बे सोनापुर में किसी व्यापारी से मिलने गए थे। वो काम जल्दी निपटाकर वापस तो आना चाहते थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें देर हो गई। शाम ढलते ढलते आसमान में घने बादल छा गए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। सोनापुर से मधुपुर का रास्ता आमतौर पर लगभग 12 किलोमीटर का था। यह रास्ता खेतों और जंगलों के बीच से होकर जाता था। नाना जी अक्सर यहाँ से ही यात्रा करते थे, लेकिन उस दिन उस बारिश के वजह से वो रास्ता बुरी तरह बिगड़ गया था। जब वो गांव की ओर लौट रहे थे तो एक जगह उन्होंने देखा कि मुख्य रास्ता तो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इसलिए मजबूरन उन्हें एक दूसरा रास्ता लेना पड़ा जो ज़्यादा घने जंगलों से होकर जाता था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा पिसरा हुआ था। केवल उनकी पैरों की कीचड़ में धंसने की आवाज़ और कभी कभी झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर कुछ देर तक चलते चलते नाना जी को ये महसूस हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। चारों ओर अंधेरा और बारिश के वजह से वह कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। इसलिए नाना जी ने उससे पूछा कि वो कौन है, पर थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उनके गांव के एक व्यक्ति संतोष की थी। संतोष एक गरीब किसान था जिसने कुछ समय पहले अपनी बेटी की शादी के लिए नाना जी से कर्ज लिया था। खैर, उस सुनसान रास्ते और जंगल के बीच में जानी पहचानी आवाज़ सुनकर नाना जी को बेहद राहत मिली थी। हालांकि नाना जी को अभी तक संतोष का चेहरा नजर नहीं आया था। वो बस इतना समझ पा रहे थे कि कोई उनके पास आ रहा है, पर आखिर में वो वहाँ पर क्या कर रहा है, नाना जी ने ये उससे पूछा। संतोष ने उनके पास आकर बोला कि वो वहीं से गुजर रहा था, पर उन्हें परेशान देखकर वो मदद के लिए रुक गया। पर इससे पहले कि नाना जी पीछे मुड़ते, संतोष ने उन्हें आगे चलने के लिए कहा, जो कि अपने हाथ में एक लालटेन लिए नाना जी के ठीक पीछे खड़ा था। हालांकि नाना जी पीछे मुड़ना तो चाहते थे, लेकिन रास्ता खराब होने का बहाना बनाकर संतोष उन्हें बार बार रास्ते की तरफ देखने को कह रहा था। यानी कि वो ये नहीं चाहता था कि नाना जी पीछे मुड़े। इसीलिए नाना जी भी ज़्यादा ना सोचते हुए उसके आगे आगे चलने लगे। उस दौरान संतोष उनसे बातें भी करता जा रहा था। उसने अपने खेतों की बात की
अपनी बेटी की शादी का जिक्र किया और नाना जी को बार बार शुक्रिया अदा करता रहा। नाना जी को थोड़ा अजीब तो लगा था कि वो इतनी रात गए आखिर यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन बारिश और थकान के कारण उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। करीब 1 घंटे तक चलते रहने के बाद उन्हें दूर से गांव के घरों की झलक दिखाई दी, जिसे देखकर नाना जी ने राहत की सांस ली। पर गांव के किनारे पहुंचते ही संतोष रुक गया और फिर वहां से उसने नाना जी को ये कहकर अलविदा बोला कि उसे दूसरी तरफ जाना है। नाना जी ने संतोष का धन्यवाद किया और उसे शुभ रात्रि कहकर अपने घर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि संतोष के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमी है। चिंतित होकर वो वहां गए और भीड़ में से एक व्यक्ति से पूछा कि वहां क्या हुआ है और इतनी भीड़ क्यों है। पर इसके जवाब में उन्होंने जो सुना वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि नाना जी को वहां पर यह पता चला कि संतोष की तो मृत्यु हो चुकी है। बुखार के वजह से उसी दोपहर उसका निधन हो गया था। ये सुनते ही नाना जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए नाना जी ने दरवाजे के भीतर झांका और देखा कि वो वही संतोष है जिसे वो अभी अभी रास्ते में मिले थे। ये देखकर उनका शरीर पूरा सुन पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव हो सकता है। वो तो संतोष के साथ ही पूरा रास्ता तय करते आए थे। कुछ पल के लिए उनके मन में अजीब ख्याल आने लगे थे। क्या ये संतोष की आत्मा थी जिसने मौत के बाद भी अपना कर्ज चुकाने के लिए उनकी मदद की थी? नाना जी ने किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी भी उस रास्ते दोबारा नहीं गए। हर बार जब वो उस घटना को याद करते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई वर्षों तक वो इस बात को खुद तक ही सीमित रखे रहे, लेकिन उनके चेहरे पर हर बार इस घटना का जिक्र होते ही अजीब सा डर झलकता था। ये घटना आज भी हमारे परिवार में एक रहस्यमय कहानी की तरह सुनाई जाती है, जो नाना जी के जीवन में एक अजीब और डरावने अध्याय का हिस्सा था। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नदी के पास आप शांति ढूंढने जाते हैं, वो अपने भीतर कितने रहस्य को छुपाए हुए हो सकती है? ये घटना सिर्फ मछलियों के जाल में फंसने की नहीं है, बल्कि उस जाल में फंसी एक ऐसी चीज की है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि मैंने पानी में झांकते हुए एक ऐसा चेहरा देखा था जिसे इंसानी नहीं कहा जा सकता? ये घटना मेरी मछुआरे जिंदगी की है, जब मैं सुंदरबन के पास रहमानपुर गांव में रहता था। रहमानपुर एक छोटा सा गांव है। चारों तरफ हरी भरी प्रकृति, घने जंगल और अनगिनत नदियों का जाल। ये जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमय भी थी। वहां गांव के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे और हर सुबह नाव लेकर मछली पकड़ने जाते थे। मैं भी यही करता था। मेरी पूरी जिंदगी पानी, नाव और मछलियों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वैसे तो रहमानपुर का वातावरण बेहद शांत था, लेकिन इस शांति के बीच एक अजीब सा रहस्य हमेशा बना रहता था। कई बार लोग रात के समय नदी के किनारे से अजीब अजीब आवाजें सुनने की बातें करते थे, लेकिन मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने ये सब एहसास नहीं किया था। एक दिन की बात है, जब मैं सुबह सुबह मछली पकड़ने निकला। आसमान हल्का धुंधला था और नदी के ऊपर धुंध छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी नदी किसी सफेद चादर से ढकी हुई हो। मैंने अपनी नाव तैयार की
और पानी में उतार दी। सुबह की ठंडी हवा और पानी की नमी ने वातावरण को और भी सिहरन भरा बना दिया था। उसी माहौल में मैंने अपनी जाल फेंकी और फिर इंतजार करने लगा। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य था। पक्षियों की आवाजें और पानी की हलचल के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे आसपास की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही है। पक्षियों की चहचहाट अचानक बंद हो गई और हवा में एक अजीब सी सर्द महसूस होने लगी। उसी बीच मेरी नाव अचानक जोरों से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज नीचे से नाव को धक्का दे रही हो। मैंने डरते हुए पानी में झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसलिए ये सोचकर कि शायद कोई बड़ी मछली होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये अजीब हरकत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे मैं जाल को खींच रहा था, मुझे उसमें कुछ भारी फंसा हुआ महसूस हो रहा था। सोचा कि शायद उसमें बहुत सारा मछली होगा, पर जब मैंने जाल को पानी से बाहर निकाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि जाल में मछलियों के अलावा एक अजीब सा गीला कपड़ा फंसा हुआ था। वो कपड़ा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन वो बहुत पुराना किसी दुल्हन के लहंगे जैसा लग रहा था। पर उसके बावजूद भी वो जाल इतना भारी था जैसे उसमें बहुत सारे मछली फंसे हो, जबकि उसमें कुछ गिने चुने मछली फंसे थे। खैर, मैंने उस कपड़े को देखकर ये सोचा कि ये शायद किसी के द्वारा फेंका हुआ कचरा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस कपड़े को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया है, क्योंकि मैं अपना हाथ और आगे नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने घबराहट के मारे तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। पर इससे पहले कि मैं ये समझ पाता कि वह क्या हो रहा है, तभी मुझे पानी में हलचल महसूस हुई। मैंने देखा कि नदी के पानी में एक अजीब सी आकृति बन रही है। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, और जब स्पष्ट हुई तो मुझे पानी की सतह पर एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल रंग की थी। उसका चेहरा ऐसे विकृत था जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उस पल मानो डर के मारे मेरी सांसें रुक गई थी। इसलिए मैंने तुरंत नाव को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नाव अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, जैसे उसे किसी ने पूरी ताकत से पकड़ कर रखा हो। फिर अचानक से नाव के पास के पानी की सतह पर मुझे कुछ और दिखा। वो एक औरत थी जो काले लिबास में पानी के ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसका चेहरा वो बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर पानी के विपरीत दिशा में हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नियंत्रित कर रही हो। अचानक जब उसकी आंखें खोली तो उनमें पुतलियां ही नहीं थी, और वो धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी। उसके शरीर का कोई हिस्सा पानी में डूबा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही है। इस भयानक दृश्य को देखते हुए मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर मैं नाव से कूदने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। जबकि वो औरत वो देखते ही देखते मेरे नाव के पास आकर रुक गई। फिर उसने अचानक अपनी गर्दन को बड़े ही अजीब तरीके से घुमाया और एक हल्की सी हंसी की आवाज निकाली, जो किसी के रोने और हंसने के बीच की आवाज थी। इस भयानक दृश्य को अपने सामने देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पर कुछ पलों के बाद जब मैंने अपने हालत को समझा, मैंने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया। पर उसी बीच जब मैंने किनारे की ओर देखा तो वहां अजीब सी धुंध छाई हुई थी। वहां जाते हुए मुझे अपने पैर नचाने क्यों अब भारी लगने लगे थे, जैसे कोई मुझे वापस पानी की ओर खींच रहा था। लेकिन किसी तरह से मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और नाव को किनारे तक ले आया। पर किनारे पर पहुंचते ही मैंने देखा कि वो औरत अब भी पानी के ऊपर तैर रही है। उसकी आंखें अब भी मुझ पर गड़ी हुई थी,
इसलिए मैं दौड़कर जंगल की ओर भागा। पर रास्ते में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन मुझे अब भी अपने कानों में उसके हंसने और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि कुछ देर तक दौड़ने के बाद मैं जैसे तैसे गांव तक तो पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, ये सोचकर कि किसी को मुझ पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस पर बिना देखे यकीन करना वाकई में मुश्किल था। खैर, उन सब के बाद उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे कानों में हर पल पानी की हलचल और उस हंसी की आवाज गूंज रही थी। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन थी या क्या थी, लेकिन उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि शुभेंदु जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।